नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 50 दिन का कार्ड भाजपा ने जारी किया है। भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने बताया है कि 50 दिन मोदी के 50 साल से बेहतर हैं। चलिए क्या खास रहा, क्या बेहतर और क्या चैलेंजेस होंगे मोदी के सामने, तमाम पहलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे अतिथि रहेंगे। एक बार मैं आपको मजमून दिखाता हूं, फिर लौटेंगे हम वापस हमारे पैनलिस्ट के पास। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी सरकार के गठन के साथ ही कई बड़े फैसले हुए। खासतौर से पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाते हुए 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का फैसला लिया है। यही नहीं, जल संकट को लेकर जूझ रहे भारत को मोदी सरकार ने 2022 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस फैसले को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत बताया है। यही नहीं, नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। देश के सभी गांवों में सभी घरों को स्वच्छ पानी टैप वाटर का कनेक्शन बाय 2024 इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी डिसीजन व्हिच मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और आज 1,25,000 किलोमीटर्स का निश्चय किया गया है। 80,000 करोड़ रुपीस इज टू बी स्पेंट ऑन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 50 दिन में जो फैसले हुए हैं वो पिछले 50 वर्षों में लिए गए फैसलों से कई बेहतर है, जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 100 दिनों में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की परंपरा थी, लेकिन पीएम मोदी ने यह निर्णय लिया कि देश के सामने 50 दिनों के बाद ही रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार गाँव, गरीब, किसान और मजदूर, छोटे व्यापारियों के लिए समर्पित है, जिन्हें मुख्य धारा में शामिल करने पर विशेष फोकस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत का 1.5 गुना होगा खरीफ पर, उसका फैसला। और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड टू इंक्रीज द आउटपुट एंड ऑल्सो द प्राइसेस। इसको उसमें जोड़ा जाएगा, तो एफपीओज इसमें इंटरवीन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दूसरी बार काबिज मोदी सरकार 2 पर इस बार ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। गत सरकार में पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, लेकिन मोदी 2 में साफ नीयत सही विकास का नारा दिखा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि साफ नीयत वाले विकास को मोदी कौन सी दिशा दे पाएंगे। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटा दुकानदार जो वंचित रहा है लंबे समय तक, उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार समर्पित रही है। और 50 दिन उसका प्रतिबिंब है, उसकी शुरुआत है और उसकी दिशा को तय करने वाले ये 50 डेज रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अब तक 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा है कि नहीं, 50 दिन में रिपोर्ट कार्ड पेश करिए और 50 दिन में बताइए चाहिए देश को कि हमारा विजन क्या है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसी को लेकर के हम शुरू करते हैं। उपेंद्र पुरोहित साहब हमारे साथ में हैं। उपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिपोर्ट कार्ड किसी भी सरकार के लिए, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन ये परंपराएं भी मुझे लगता है राजनीतिक दलों ने डालें कि सफलता के 100 दिन, सफलता के 50 दिन, सफलता के 3 महीने, सफलता की 6 महीने। किस तरह से देखते हैं इसे? ये ब्रांडिंग का एक नया तरीका है कि पहले 5 साल के अंदर समीक्षा होती थी सरकार के कामकाज की, जनता के लिए उन्होंने क्या वादे किए थे, कितने उसमें से पूरे किए और कितने पेंडिंग रह गए। लेकिन अब जनता चूंकि उनके 5 साल में किए गए वादों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो किस प्रकार से झूठे वादे करके अगले चुनाव में फिर उसी प्रकार के वादे करती हैं, तो एक नया ट्रेंड अभी भारतीय राजनीति के अंदर शुरू हुआ है।
100 दिन का पिछली बार एक जब सरकार बनी थी केंद्र सरकार, तो मोदी जी ने 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड को लेकर के प्लान किया था। इस बार उसको 50 दिन का कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा करके क्यों अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक मुद्दा अलग खड़ा कर रहे हैं। ये 50 दिन में क्या किया है बताए तो सही रिपोर्ट कार्ड। मुझे तो ठीक है, ये 50 दिन के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के मुझे एक बचपन का विज्ञापन याद आ रहा है। एक गुरुजी क्लास के अंदर कहते थे, राजू तुम्हारे दांत बताना, तो डाबर लाल दंत मंजन को लेकर के था कि एक दिन का ब्रश करने से ही दांत, पीले दांत मोती की तरह चमकते हैं। नहीं, लेकिन पुरोहित साहब, नड्डा साहब कह रहे हैं कि 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य लिया गया जिसपे 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,95,000 घरों में शुद्ध पानी की बात की है, घरों का निर्माण की बात कही है। जल संकट होने के बावजूद भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि 2024 तक हर घर में पानी पहुंच सके। ये आपका एजेंडा था, आपने चुनाव में वादे किए थे जनता से, अभी वो पूरे थोड़ी कर दिया 50 दिन में। ठीक है, लागू कर रहे हो, अब इनका रिजल्ट आने में समय लगेगा। कितना आप उस पर पूरे डेडिकेट होके काम करते हो। आपने पिछले 5 साल में गंगा की सफाई के लिए भी वादा किया था, गंगा को बिल्कुल निर्मल कर देंगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा। इसमें अभी भी बीजेपी का ही कहना है कि माफ करिएगा, गंगा अगर निर्मल नहीं होती तो प्रियंका गांधी का जो जिस बोट में या जो भी पानी का जहाज था जिसमें बैठ करके और बनारस तक गई इलेक्शन के दरमियान, तो वो कैसे चल सकता था। शायद वैसी बोट हमारे जयपुर में भी एक चलने का प्लान था इनका, वसुंधरा जी का। वो आप देख रहे हैं जयपुर के अंदर कैसी बोट चल रही है। राज में निकल रहा था उधर से, तो बोट तो छोड़ो, वहां पर मच्छर भी अपने आप में कह रहे होंगे कि हम पहले बेटर थे। इतनी गंदी व्यवस्था हो गई है। तो मैंने हालांकि गंगा का वहां पर देखा नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि वहां पर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, चर्चाएं होती रहती है। ठीक है, गंगा के अंदर राफ्टिंग तो वैसे भी हो रही है, आप उत्तराखंड में जगह जगह जाएंगे तो। लेकिन जो जिस प्रकार का उन्होंने हरिद्वार के अंदर आप जाके देखिए, गंगा की स्थिति पता चल जाएगी कि वहां पर कितना काम किया गया है और क्या उसके रिजल्ट आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के 100 दिन के 50 दिन के प्लान करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं पर धरातल पर ऐसा मुझे अभी 50 दिन के अंदर देखने को खैर चलिए, ये तो बीजेपी का अपना एक एजेंडा है कि वो जैसे आप कहें कि मार्केटिंग का और एडवर्टाइजमेंट का एक नया तरीका है कि लोगों के बीच आप सुर्खियों में कैसे आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि क्या कोई आवश्यकता थी अभी से 50 दिन के कार्ड की, क्योंकि आप करिए, जनता ने आपको 5 साल के लिए एक स्पष्ट और भारी बहुमत दी है, आपको ऊपर भरोसा जताया है। तो वैसे यह 50 दिन की कोई आवश्यकता आई थिंक 4 महीने बाद राजस्थान सहित कुछ राज्यों के अंदर लोकल जो बॉडीज के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं, और नेक्स्ट ईयर 1-2 स्टेट में भी चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग ही और कुछ नहीं है। इस प्रकार से 50 दिन का एजेंडा ला करके एक कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा फूंकना और जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बनाना। मुझे तो ये बताओ कि 50 दिन में आपने किया क्या। मैं आरोप नहीं लगा रहा सरकार के ऊपर, हमें सरकार में पूरी आस्था है। जो सोच के साथ जिस विजन के लिए हमने वोट किया, उस पर आपने 50 दिन में ऐसा क्या कर दिया। अब ये कहेंगे साहब हमने अभी वो सैटेलाइट लॉन्च किया है, हाँ, चंद्रमा, वो 50 दिन की आपकी उपलब्धि शायद जनता नहीं मानेगी। आप अभी इस वक्त सर अगर हम बात करें, हिंदुस्तान के अंदर पहली प्राथमिकता इस वक्त बेरोजगारी दूर करने की है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो निचले तबके का लोग है, उनके पास रोजगार की कमी है, रोजी रोटी की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में जा चुकी है। यदि यही स्थिति रही तो आगामी 3-4 महीने में हिंदुस्तान के अंदर मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रोजी रोटी को लेकर के बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो जाए। इसमें मुझे कोई शंका किस दृष्टि से लग नहीं रही। खैर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज जिस तरह की कहीं भी दुनिया के हर मुल्क में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिससे हम भी नहीं बच सकते। हमारी तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी अंदाज में आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी किस इस विस्फोटक पोजीशन में होगी। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। और एक बड़ा जो चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है अभी, ये ठीक बात है कि बेरोजगारी है। उम्मीद क्या कर सकते हैं कि अभी चलिए 50 डेज में तो कोई जनता ने रिपोर्ट कार्ड मांगा नहीं था, जनता तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जानती है। लेकिन अभी 50 दिन आई थिंक किसी को नोटिस में भी नहीं होगा कि मोदी सरकार को ये कदम उठानी चाहिए थे, नहीं उठानी चाहिए थे, क्या किया क्या नहीं किया। ये तो जब सरकार और जो पार्टी है
उन्होंने ही अपनी ओर से जब पहल शुरू कर दी तो इसका ऑपरेशन हो रहा है। अदरवाइज आई थिंक कोई इसकी आवश्यकता थी नहीं कि बिल्कुल 50 दिन का हमें को ऑपरेशन करना भी चाहिए, कोई भी सरकार हो। हालांकि मोदी साहब का 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सारा सिस्टम वो समझते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये 100 दिन 50 दिन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बताना ये चाहिए था कि देखिए 5+ के बाद में हम जो करने जा रहे हैं ये हमारी पहल है और ये हम कर रहे हैं। सड़कों की बात कही, बिल्डिंग्स बनाने की बात कही, पानी की बात कही, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो होनी चाहिए। लेकिन आम जनता अगर को देखना चाहिए कि चलिए मोदी जी कह रहे हैं कि 50 दिन हम आप लोगों की दुआओं से पूरा कर चुके हैं, आपने जो विश्वास जताया था उसको हमने पूरा किया है, तो किस तरह की उम्मीद कर सकती है जनता इनसे? देखिए, जनता ने इनको हिंदुस्तान का ऐतिहासिक जनादेश दिया है, तो अभी इनको इस प्रकार का अविश्वसनीय कदम कहूंगा मैं इनको। 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा द्वारा, जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये 50 दिन की तुलना 50 साल से की है, तो फिर इसका मतलब आपने 350 साल तो शासन कर लिया। 5 साल का अगर 50 दिन की तुलना हम 50 साल से कर रहे हैं, तो पिछले जो आपने शासन किया वो 350 साल से ज्यादा आपने शासन कर लिया। तो 350 साल में तो हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी जल्दबाजी कर दी और कहीं पर इस पर मंथन हो रहा होगा कि 50 दिन का आपने जो डिक्लेरेशन कर दिया कि 50 दिन में हमने 50 साल के बराबर विकास कर दिया, तो ये इनकी मैं कहूंगा मैच्योरिटी की कमी है कहीं न कहीं। ठीक है, 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड ये कह सकते थे कि हमने ये फैसले लिए हैं, बहुत जल्दी फैसले लिए गए, वो एक बात समझ में आती है, लेकिन 50 साल से तुलना कर दी, ये एक बचकानी हरकत। हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस 50 दिन के 50 साल से तुलना करने को मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई सहमति आएगी। अब इनको निश्चित रूप से मंथन कर रहे होंगे कि हमने ये गलत स्टेटमेंट दे दिया। चलिए, अगर कुछ चुनौतियां हैं सामने और 50 दिन बनाम 50 साल। 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है कि आपने 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ आप जो तुलना कर रहे हैं वो एक बड़ी बात आप मान करके चल रहे हैं कि आप 50 दिन बनाम 50 साल। चलिए, हमारे साथ इस वक्त दीक्षा खंडेलवाल हैं जो भाजपा नेता हैं। दीक्षा, आपका स्वागत है। 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, बहुत अच्छी बात है, एक नई परंपरा शुरू की है मोदी साहब ने, ये बात नड्डा जी कह भी रहे हैं, लेकिन 50 साल से 50 दिन की तुलना की है। बिल्कुल, 50 साल से 50 दिन की तुलना जो की गई है वो बहुत सारे इसके क्राइटेरिया थे। जैसे कि इस बार जो 17वीं लोकसभा है उसका जो मौजूदा सत्र है, आई वांट वाटर। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, मैं थोड़ा सा 20 मैं आपके पास में वापस आ रहा हूं अभी, और मैं पुरोहित साहब के पास में जाना चाहूंगा। पुरोहित साहब, कुछ चीजें ऐसी कही जा रही हैं कि 17वीं लोकसभा के जो सेशंस चल रहे हैं इसमें कई ऐसे डिसीजंस किए गए हैं जो वास्तव में ये कहे जा सकते हैं कि इतने फास्ट ट्रैक पे कभी आए नहीं है। देखिए, 3 तलाक का मुद्दा था, पिछली गवर्नमेंट में इन्होंने लोकसभा के अंदर पास किया था, राज्यसभा के अंदर वो रह गया था, एक वो बिल इन्होंने बढ़ा लिया है। उसके अलावा बताइए मेरे को। मैं आरटीआई में भी, देखिए, आरटीआई एक संशोधन है सर, जो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कोई ऐसा इनका अचीवमेंट कहूंगा, ये रूटीन प्रोसेस है। ऐसे फैसले अगर ये 50 दिन की तुलना 50 साल से करने लगेंगे तो मैं कहता हूं फिर तो इन्होंने पिछले 5 साल में करीबन 2000 साल का शासन कर लिया, और हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल के अंदर जो हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे इस प्रकार के अमेंडमेंट होते रहेंगे, ये कोई बड़ी अचीवमेंट है। आप तो बताइए कि आपने देश के विकास के लिए क्या ऐसी योजना लाई जिससे युवाओं को एक आशा लगेगी, हिंदुस्तान के प्रति उनका प्रेम और बढ़ेगा। प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बाहर जा रहे थे, आज फॉरेन कंट्री की तरफ बच्चे देख रहे हैं, युवा पढ़े लिखे उच्च डिग्रियां जो लेकर के, उनका वापस यूटर्न किस प्रकार से हो, उस पर क्या प्लान है आपका? अगर हमारी हिंदुस्तान के जो विद्वान लोग हैं बाहर जाएंगे तो उसका फायदा हिंदुस्तान को कब मिलेगा, उस पर आपने क्या प्लान किया है? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो हम 1.25 लाख सड़क की योजना बना चुके। आपने योजना बनाई है, सड़कें बनाई थोड़ी है 50 दिन में। योजना तो आप बना करके ठीक है, फिर वही बात घूम फिर के आएगी। आपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे करने की अगला स्टेप उठाया है, एक जस्ट स्टेप घोषणा पत्र का। आपने कर क्या दिया, मुझे तो ये बताइए। अभी धरातल पर आप जाके देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति बनने जा रही है, जो साफ साफ फौरी तौर पर मुझे दिख रहा है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मैं आपको बता दूं, भयंकर स्थितियां सामने आने वाली है हमारे।
और मैडम भी इस बात से सहमत होगी, ठीक है। यहाँ ये इस बात से एग्री नहीं हो, लेकिन जब इस टेबल से हटके बात करेंगे तो मेरी बात से मैडम भी एग्री होंगी। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं होंगी क्योंकि आपने बोला शिक्षा व्यवस्था के लिए अब तक जो नहीं किया गया था, इसीलिए 50 साल बनाम 50 दिन है। वो इसलिए कि जब शिक्षा नीति का हम लोगों ने मोदी सरकार ने बनाने का फैसला किया है, जिसका ये मानिए 400 करोड़ की लागत का एक बहुत बड़ा भवन बनेगा, जिसमें बाहर से विदेशों से स्टूडेंट्स अपनी पीजीज करने यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने यहाँ पर आएंगे, उच्च शिक्षा लेने यहाँ आएंगे। और जब बाहर के विदेशों के शिक्षा बच्चे यहाँ आएंगे तो वो कंपैरिजन होगा इंडिया के बच्चों के लिए, उनके बराबर चलने की एक जो कंपटीशन है वो और अच्छे से होगा, उनके बीच में रह करके वो और अच्छा सीखेंगे। तो ये एक नई टेक्निक है जो अब तक नहीं सोची गई और अब की गई है। अगर हम बात करते हैं कि जातिवाद वाली, वंशवाद वाली, तुष्टीकरण की राजनीति, तो अब जो राजनीति का स्तर है वो भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का हो गया है कि जो नेता या जो बच्चा या जो युवा जो सच में राजनीति में आकर के कुछ करना चाहता है, बड़े एजुकेटेड युवा इस समय राजनीति में है, बहुत यंगेस्ट एमपी इस समय लोकसभा में है। और इस समय का जो सत्र है वो अब तक के 20 वर्षों का जो हम लोग अगर कंपैरिजन करें, 20 वर्षों में अब तक की दी बेस्ट ये संसद रही है, का कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करते कि मैं इससे सरोकार नहीं रखूंगी या ऑफ टेबल में, चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि 17वीं लोकसभा का, आप तो बजट सेशन की बात कर रही हैं कि सबसे बेहतर रहा बजट। नहीं, अभी आप किस चीज को बेहतर बता रहे हैं कि 17वीं लोकसभा में ये पार्ट जो है, अभी तो बिगनिंग है 17वीं लोकसभा की, क्या आपको खास ऐसा लगा कि जो बिल्कुल 50 साल में जो नहीं हुआ वो भी हुआ है? हाँ। संसद जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से संसद में कामकाज हो रहे हैं, वो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की ओर इंगित करते हैं कि अगर हम काम करना चाहें तो हम डिसिप्लिन वे में रह करके भी किस तरीके से संसद चला सकते हैं। वर्तमान में जो हम लोगों के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला, उनके नवाचारों से इस समय संसद में एक नई चमक है। और ये नवाचार लाने वाले माननीय मोदी जी बिल्कुल है। 50 साल से ये आप जनता से पूछिए योगेंद्र जी, इसका जवाब आपको भी मालूम नहीं और जनता को तो पक्का पता होगा। 50 साल से देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा, केवल आप 50 नहीं, आप 50 दिन को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से अगर तुलना कर रहे हैं तो आपका भ्रम है, बहुत गलत कह रही हैं आप। आपको मैं दिखाऊंगा कितने दिन हाउस चले, आपको पता नहीं है, बहुत ज्यादा गलत को जानकारी दे रहा है। रोड बनाने की आपने योजना बनाई है, अगर आप योजना ही नहीं बनाएंगे, अगर आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे योगेंद्र जी, तो आप कैसे काम को करेंगे? मैडम प्लानिंग तो पहले भी बहुत कुछ हुई है। तो अब आप मानते हैं ना कि काम नहीं हुआ, लेकिन इस समय काम हुआ है, ऐसा जनता को पता है। और देखिए, आप और हम यहाँ बैठकर बात करें, लेकिन वास्तविकता जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या डिफरेंसेस है, कांग्रेस से क्या डिफरेंट है। तो वो चीज है, अगर 1.25 लाख हम लोगों ने बोला है कि हम लोग किलोमीटर तक सड़कें बनाएंगे, तो हमने उसमें काम किया है। आज जो भारत का युवा, क्योंकि तकनीकी दूर नहीं है, आजकल हर व्यक्ति टेक्निकल हो चुका है, ये बहुत मॉडर्न एरा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। तो ऐसा कोई झूठ अगर कोई साबित कर दे कि मोदी सरकार ने ये किया और ये नहीं कर पा रही है, या सड़कें नहीं बन पा रही है, या गांव में सड़कें नहीं बन पा रही है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, जल नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो प्रूफ आप लाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी, जैसा कि स्वभाव में है कि आप आक्षेप लगाएंगे, तो वही आप लगाते हैं। नहीं, आक्षेप लगाने वाले नहीं है, ये तो एक समीक्षक के रूप में आप ट्रैक से अलग जा रही हैं। मेरी बात एक मिनट के लिए आप सुन लीजिए, आप क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आपने कहा कि झूठ अगर कोई बोल रहा है तो पकड़ा जाता है, आजकल टेक्निकल का युग है, बहुत बढ़िया बात है आपकी, लेकिन मुद्दा हमारा ये नहीं है। आप 5 साल की बातें कर रही हैं। 5 साल तो जगत प्रकाश नड्डा वो भी नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ 50 दिन की बात कर रहे हैं। हमारा एजेंडा यही है कि 50 दिन को 50 साल से आप तुलना कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति देखता है, वो ये जानना चाहता है कि 50 दिन में आपने ऐसा क्या किया। अनाउंसमेंट्स तो आपके जब मैनिफेस्टो आया था तब भी हो गए थे, अब 5 साल का जिक्र मत करिए। 5 साल, क्योंकि आप जो 50 दिन का उल्लेख कर रहे हैं उसको 5 साल से आप जोड़ भी नहीं रहे हैं, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि 50 दिन बनाम 50 साल। तो आप 5 साल का जिक्र मत करिए कि हमने लाइट पहुंचाई है, ये तो बिल्कुल तय है, आपने लाइट भी पहुंचाई होगी, सड़क भी दी होगी और दूसरे काम भी किए होंगे। बहुत बढ़िया बात है, करना भी चाहिए, सरकारों को चुनना ही इसी वजह से जाता है कि आपने की। लेकिन आप मुझे वो बता दीजिए कि केवल एक अनाउंसमेंट की बात है कि अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, इनका ये कहना है, ये कोई कांग्रेस के वर्कर नहीं है, नहीं, ये समीक्षक है। आपका प्रश्न है, मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। देखिए, आप बोलेंगे कि कैसे कंपैरिजन किया गया, अगर आप बोलेंगे 50 दिन की योजनाओं से 50 साल को कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्यों नड्डा जी ने यह बयान दिया, तो मैं उसको आपको साफ कर दूं कि 50 दिन में जो योजनाएं बनाई है वो देश को 50 साल आगे तक ले जाने की योजना है।
जैसे कि आज भी हम टेक्निकल रूप में अगर देखा जाए तो भारत विकसित होने के बाद भी मैडम बनाम का मतलब तो ये होता है आप किसी से तुलना कर रहे हैं। तुलना- 50 साल तो आगे की कामों की- तुलना आप अगर 50 दिन से 50 साल कैसे कर पहले, सकते अगर हो? 50 सालों से उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती, कुछ ऐसी योजनाएं होती, कुछ प्लानिंग्स होती, तो योगेंद्र वो जी, इम्प्लीमेंट होती तो नजर आती, हाँ। तो वो नजर आती, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके मन में कार्य करने की बहुत अच्छी मंशा थी और उसके साथ में उन्होंने फील्ड में काम किया और उसके बूते सरकार बनी है। अब आप पूछते हैं कि नड्डा जी ने ऐसा क्यों कहा, तो देखिए आज से पहले जम्मू कश्मीर में जो टेरर फंड था उसको लेकर के कभी कोई सीरियसनेस नहीं नजर आती थी, लेकिन आज उस पर सीरियसनेस नजर आई है। वहां के बैंक के चेयरमैन को रस्टिकेट किया गया, साथ ही में ये भी पता किया गया आप कि इसमें किस 6 साल का मोदी क्या वाजपेयी जी का कार्यकाल भी जोड़ रहे हो उसमें? योगेंद्र जी आपका जो एक प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर नहीं दे उसका दूंगा। मैं तो आपने कहा ना टेरर फंडिंग की बात किया कि पहले किसी ने नहीं रोका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अटल जी का भी वक्त ले रहे हो क्या उसमें? नहीं तो आज भारत की जनता को वीजा लेकर के कश्मीर में जाना पड़ता। कहीं ना कहीं शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही हुई है। एक साथ एक ओवरनाइट कोई बदलाव नहीं होता योगेंद्र जी। अगर हम आज सोचें कि आज मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ घोषणा कर दूं और कल वो इंप्लीमेंट हो जाए तो इट टेक सम टाइम। तो वो समय आपके पास है 5 साल का। 50 दिन में आपने क्या योजनाएं बनाई है, किस तरीके से काम शुरू किया है, इसके रिपोर्ट कार्ड लेकर आप जनता के बीच में आते हैं कि हमने ये योजनाएं बनाई है और इस तरीके से हमने काम क्यों किया है। जो लोकल नेताओं के, जो कश्मीर के जो लोकल नेताओं की सिफारिश से लगे हुए 100 सैकड़ों लोग थे, उन लोगों की भी अब फाइल्स खुल गई है, तो एक बहुत बड़ी बदलाव की ओर है। आप ये देखिए टेररिज्म के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। इसी तरीके से करप्शन के खिलाफ भी 0 टॉलरेंस रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी अधिकारी जो करप्ट थे उनको उनकी जो रिटायरमेंट का टाइम था उससे पहले उन्हें रिटायर कर दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार से जब देश मुक्त होगा, जब आतंकवाद से देश मुक्त होगा, तो हम लोगों का जो काम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो शुरुआत जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है और ये शुरुआत नव भारत के लिए एक बहुत अच्छा समय है। ये जो शुरुआत हो रही है, ये जो आगाज हो रहा है, ये नव। चलिए मैं लौटूंगा अभी आपके पास में। श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, इश्यू ये है कि जेपी नड्डा ने दावा किया है कि 50 दिन में हम वो कर चुके हैं जो 50 साल में नहीं हुआ। देखिए, जेपी नड्डा जी को इतिहास का मतलब पता नहीं है। अभी 2 चंद्रयान छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो ये तैयारी कोई आज ही नहीं हो पाई। ये 5 साल की तैयारी नहीं, तैयारी तो लंबी तैयारी है। इसलिए आप ये कह दो कि ये सरकार जो कर रही है सब कुछ, आप कह रहे हो कि 2022 तक हम पेयजल उपलब्ध करा पाएंगे। अब आप 2022 तक की बात कर करके कहते हो कि हमने 50 दिन में वो फैसले कर दिए जो कि कोई नहीं कर पा रहा। आप देखिए, मकानों पीएम मकान बनाने की बात करते हैं। अभी कहते तो 1 करोड़ 98 लाख करीब बनाएंगे, लेकिन आप पिछले साल की उपलब्धि तो गिनाई है कि पिछले साल आपने बनाए कितने। आपकी योजना अच्छी है, लेकिन आपकी क्रियान्विति करने में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। राजस्थान में 30% मकान बन पाए। अगर ये कह दें कि ये अगर आंकड़ा झूठा है तो आप बता दीजिएगा कि राजस्थान में या देश में कितने मकान पीएम योजना के तहत बने। क्योंकि आप घोषणा कर देने से मतलब नहीं चलेगा। आप फिर मैं अभी देख रहा था कि बार बार जो कह रहे थे कि गांवों तक सड़क ले जाएंगे, अब इन्होंने कह दिया कि 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। ठीक है, बनाइए, कोई बना ही नहीं है, क्योंकि शुरू से सड़क बनती आई है। पीएम सड़क योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। अब ये कह दें कि हमने शुरू की और हम उसको बहुत बड़ा कह रहे हैं, तो ये बात कम से कम अपने पूर्व नेताओं को भी याद कीजिएगा। ये नहीं कि अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने कुछ नहीं किया। आपने ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार जो कुछ करेगी वही देश का भला कर पाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ श्याम जी। और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कई बार मंचों से ये बोला गया कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, एक बार बोल फिर आपको जवाब सुन तो लीजिएगा कि जब अभी भी आज भी अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री भी हैं, दोनों चीज हैं। अब अगर आप गृह मंत्री होते अकेले तो आप निर्णय कुछ करते थे। आप क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष प्रभावी नजर आए, कहीं दिखे, इसलिए उनको कहा गया कि भाई कम से कम आप ये तो बोलो कि 50 दिन में क्या निर्णय किए, सरकार के बातों को लेकर के जनता के बीच में जाओ। अब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं जा सकता, वो तो गृह मंत्री के रूप में जाएगा देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को सक्रिय बनाने के लिए, क्योंकि इनका
सदस्यता अभियान चल रहा है और पेड़ लगाने की बात कही है, पेड़ लगे, लेकिन पेड़ जितने कहिए उतने लग नहीं पा रहे हैं। घोषणा अच्छी बात है, खैर इसकी खुद को एक सेल्फ ऑडिट करनी चाहिए कि हम कितने पेड़। इसमें कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है, लेकिन आप देखिएगा जो कार्यों की योजना को कह रहे हैं, आज भी हम चेन्नई की बात कर लें, आप देखिएगा पानी की क्या स्थिति है। वहां सिंगापुर में पानी नहीं है तो आप पानी ले आए, अब आप कह रहे हो हर घर को शुद्ध पानी दे देंगे, पानी होगा नहीं तो दोगे कहां से, ग्राउंड वाटर ही खत्म हो रहा है। चिंता का विषय ये होना चाहिए। और जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया कि जो पानी से होने वाली जो समस्याएं हैं गठन कर देने से काम नहीं चलता है। यही तो इस मंत्रालय को इसीलिए तो सेपरेट मंत्रालय बनाया गया कि जो जल की प्रॉब्लम थी, आपके कहने से थोड़ा मान लूंगा सारी बातें। नहीं तो मैं भी अब आपका बारी आए तो बोल लेना, आप बोल लेना ना, जब आपका वक्त आए तो बोल लेना। मैं तो पहले आप पूरा सुनेंगे कि पहले आप बोलना शुरू कर देंगे? आप पहले बोलेंगे, आपसे प्रश्न नहीं, आप अपने बात कह रहे हैं, आप तो जवाब जब अवसर मिलेगा जब दोगे कि बीच में बोलती रहोगी? आप देखिएगा, नहीं आप ये बताइए मुझे, उनका सवाल जब होगा तब बोलोगे, बीच में बोलती रहोगी? आप रुकिए एक बार, आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आप ऐसे जैसे कोई आपने आज ही सारी कुछ कर दी हो। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपकी चिंता जायज है, लेकिन देश की स्थिति को भी ध्यान रखिएगा कि देश में पानी का धरातल कम होता जा रहा है, वो चिंता का विषय है, आपका नहीं, देश का चिंता का विषय है। ये कोई बीजेपी की चिंता ही नहीं है, ये देशवासी की हर की चिंता है कि आने वाले समय में, किसी ने कहा है ना कि तीसरा युद्ध होगा तो किसके लिए होगा, पानी के लिए होगा। क्यों कहा जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा है कि चिंता की स्थिति है कि आप सुन लीजिए, दीक्षा जी आप सुन लीजिए, एक बार आए तो आप बोल लीजिए, आप देखिएगा, आप बोल लीजिए। आक्षेप कंटिन्यू मैं करेंगे, आक्षेप नहीं लगा रहा, आपको आईना दिखा रहा है, आप लोग सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। अरे श्याम जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मेरा अपना धर्म पूरा कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 दिन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, लेकिन बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू की, 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। हमारे साथ पुरोहित साहब समीक्षक के रूप में बैठे हैं। इनका कहना है कि ना कोई जनता 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड पूछती है, ना कभी 100 दिन का पूछती है। ये राजनीतिक दल अपनी ओर से पेश करते हैं और ये परंपराएं चली आ रही हैं कि चलिए 100 दिन, 200 दिन, 1 साल, 2 साल, बड़े बड़े होर्डिंग्स, और अब 50 दिन का भी रिपोर्ट कार्ड पेश होने लगा है। एक सुर्खियों की वजह से कहा जाता है कि सुर्खियों में कैसे बने रहें। चलिए, मैं ब्रेक से पहले श्याम जी के पास में था। श्याम जी, चलिए 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया है कि 50 दिन में हम इतनी लक्ष्य, जो सरकार का ये कहना है कि हमने ये तय किया है कि इतने किलोमीटर सड़कें बनाएंगे, 80,000 रुपए, उसके 80,000 करोड़ रुपए हमने बजट मुकर्रर किया उसके लिए। 2022 तक जो मैनिफेस्टो में है वो हम शुद्ध पानी देंगे, 1,95,00,000 हम मकान बना के देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें या तो बीजेपी की कहीं चूक है, या तो ये लेना चाहिए कि पहले फेज के हमारे लक्ष्य। ये बात सही है कि मैनिफेस्टो कोई पार्टी 1 साल में नहीं कर सकती, 2 साल में भी नहीं कर सकती। 5 साल के लिए मैनिफेस्टो आया, 5 साल में किया जाता है। फेजेज में चीजें आती हैं, क्योंकि हाल ही में एक तो बजट आया, बजट के बाद में इन्होंने 50 दिन भी पूरे कर लिए। तो ये कोई रणनीतिक चूक कही जा सकती है इसे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बजट में यदि आप, इन्होंने केवल ये नहीं कहा कि हमने हर चीज को पीपीपी मोड पे ले जाने की घोषणा कर ली है। अब इनके पास पैसा नहीं है, स्थिति खराब है। अभी कह रहे थे कि हम 5 मिलियन वाली जो वाली 5 ट्रिलियन वाली जो कह रहे थे, घोषणा कर रहे थे, तो कांग्रेस ने तो पहले ही कर रखी थी कि ये तो होनी है, और आप उसको छिपा करके कि हमने करी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सरकारें बनती है, निश्चित रूप से जनहित के काम करती है, उसमें 2 राय नहीं, कोई ज्यादा करती है, कोई कम करती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विकास के आधार पर जीते या उसके आधार पर जीते, नहीं, भूल जाइए। ये तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को और जिस प्रकार से नीतियां अपना ली, इसलिए आप जीत गए। आप कोई किसी के विधायकों के और सांसदों के कार्य से या संगठन के कार्य से नहीं जीते, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन आप देखिए, देश के सामने जो चुनौती है
उसके ऊपर आपको विचार करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देखिएगा रेल की व्यवस्था के लिए आपने पैसा कम दिया है, पैसे में कहा कि हम तो अब अडानी ट्रेन चलाएंगे, टाटा ट्रेन चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेन नहीं है, ट्रेनों के तो दूसरे चलाने वाले दूसरे होंगे, हम उनको कहेंगे। लेकिन है अच्छी चीज है, इसको अपनाना चाहिए। जो पैसा दे सकता हो उसके लिए अच्छी ट्रेन मिले, होना चाहिए, निर्णय किया, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर आपने कहा कि एजुकेशन को हम पीपीपी मोड पे ले जाएंगे, तो आपका जो बच्चा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा पीपीपी मोड वाली एजुकेशन में। आपको निश्चित रूप से उसके लिए तो सोर्स देने ही पड़ेंगे। और ग्रामीण स्तर की शिक्षा को सुधारने के लिए आप जो करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यवसायीकरण हो जाएगा। जिस दिन व्यवसायीकरण वैसे भी होता जा रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल प्योरली व्यवसायीकरण कर दोगे तो आप गरीब के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। होना तो ये चाहिए कि हर व्यक्ति कहे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। इसलिए हमने सबने सरकारी स्कूल में पढ़े, महसूस होता था कि चले गवर्नमेंट स्कूल। जब अगर एनालिसिस करें आप, क्योंकि 50 दिन की उपलब्धता तो इसलिए नहीं है क्योंकि बजट अभी तक हम पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट चल रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कामयाब कब होगी कि कोई धरातल पे कोई चीज को उतारने में सक्षम कब होगी? जब बजट पारित हो जाएगा उसके बाद कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए 50 दिन की कार्य योजना को घोषणा करके अध्यक्ष जी भूल गए कि पार्लियामेंट में कितने दिन से पार्लियामेंट चलती है, उसमें सरकार वहां बिजी रहती है, धरातल पे आ नहीं सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी तो 100 दिन की कार्य योजना की घोषणा कर रहे थे, वो 50 दिन में तत्काल कैसे करके क्या नहीं करके, लेकिन उपलब्धियां गिनाने के बजाय वो कुछ और कह गए, इसलिए स्थिति खराब होती नहीं देख। इसलिए पार्टी प्रवक्ताओं को भी ध्येय बनता है कि वो अपनी चीजों को बतलाएं और कहे कि नहीं अध्यक्ष जी ने देखिए पार्टी प्रवक्ताओं का तो एक लाइन पर चलना होता है उनको। बार बार कह रहा हूँ कि देखिएगा सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय किए, उसमें दो राय नहीं, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जो चुनौतियों के लिए आप काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए आपको जनता के बीच में कहना भी पड़ेगा कि हम सक्षम नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं है, इसलिए हम पीपीपी मोड पर जा रहे हैं। इसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो कीजिए कि हम पीपीपी मोड पर नहीं जाएंगे। आप पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, टोल लगा करके वसूली करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप जनता के बीच में कैसे स्थिति को सुधारने जा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि देखिएगा कि किसान को उसको समर्थन मूल्य कैसे मिले, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप घोषणा तो करते हैं, राज्य उसको लागू नहीं कर पाते। इसलिए जो क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर निश्चित रूप से पार्टी के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर के अपनी सरकार को बताने का प्रयास करना चाहिए कि हम सत्ता में तो आ गए प्रचंड बहुमत के साथ, इस बहुमत को कामयाब रखने के लिए आपको बहुत चुनौती झेलनी पड़ेगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी, देखिए एक बात मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, ये थोड़े पार्टी लाइन से अलग बात, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार के स्तर पर बताना चाहिए। क्या वास्तव में आज वर्कर की जो पोजीशन हो गई है वो बड़ी डिफरेंट है? पहले की तरह नहीं है कि कोई भी खुल करके बोल दिया करता था कि साहब ये ट्रैक ठीक नहीं है, इसमें गलत है, गांव में मैसेज नहीं जा रहा। पहली बात तो बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी पार्टी में, नॉट ओनली इन बीजेपी, एवरीवेयर। दूसरा, नेता ही सुनना ही पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं है कि कोई मेरा कार्यकर्ता इस बात की जहमत उठाए कि नहीं साहब वहां पे हम लूज हैं या कमजोर है कि ऐसा होगा, कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। सच्चाई ये है। आपको लगता है कि इस हालात में कोई सुनना पसंद करेगा और कोई बोल पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री ने, जब आप दोनों सेशन शुरू हो रहा था तो उन्होंने बहुत चीजें कही, पार्लियामेंट के सदस्यों को कही कि अब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में जीते हैं, आप जनता के बीच के काम कीजिए, जनता के बीच में जाने का प्रयास कीजिए। ये तो बताने का प्रयास किया उन्होंने, ये तो नहीं कहा कि जनता के बीच में मत जाना, जनता का काम मत करना, क्योंकि जनता के रहोगे तो आप आगे सर्वाइव करोगे। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल, जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया वो बजट में देखने को पूरा प्राप्त। ये तो अगस्त या सितंबर में 10-10 दिन की यात्रा तय की है ना लोकसभा। हाँ, वो जाए अब हाँ। जाएंगे तो निश्चित रूप से, अब तो क्योंकि बारिश हो गई तो माहौल सुधारा हुआ मिल रहा है, नहीं तो आप राजस्थान में ट्रेन से पानी आ रहा है। ये आप देखिए कि स्वच्छ जल लाने की बात कह रहे हैं, दीक्षा जी कह रहे हैं, आप पाली में भी, क्योंकि जोधपुर से ही है मंत्री जी, और वो उनको पता है कि जोधपुर से ही पानी ट्रेन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उसको भी पैसा वसूल रहे हैं केंद्र सरकार। कम से कम ये तो कहे केंद्र सरकार के पानी के लिए जो पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री ट्रेन दे देंगे। 13 करोड़ रुपए सरकार, राज्य सरकार को देने पड़ रहे हैं अब, क्योंकि अब पानी तो बरसा है, नहीं तो अजमेर को भी ट्रेन से पानी देने की बात आ रही थी। आपने देखिए कल जो सुन रहे हैं अजमेर कि किस प्रकार के हालात है। आप देखिए अगर हालात में, फिर देखिए ये वैसे श्याम जी देखिए ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, सरकारें कोई भी दावा करती हो लेकिन ये प्रकृति पर हम टिके हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे कोई लेकुना हमारे सिस्टम में रहा है
या हम जिस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कोई बिंदु आज हमारे उस चर्चा का विषय नहीं है, हम डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पानी को हम बचा कैसे सकते हैं। चलिए छोटी सी बात है कि जयपुर में 24 घंटे में इतना पानी बरसा है, अगर हमारे पास रिसोर्सेस ऐसे हों कि उस पानी को हम इकट्ठा कर सके, एक जगह रख सकें, तो मुझे लगता है 12 महीने पानी की कोई जयपुर में प्रॉब्लम नहीं हो। इतना पानी गिर करके और वो बह करके चला गया, तो पानी हमारे पास में जब है भी तो हम उसको संजो के नहीं रख रहे हैं। कोटा के अंदर बैराज के 5-5 गेट खोलने पड़ रहे हैं और इधर बीसलपुर सूखा पड़ा हुआ है। तो आज तक अगर हम ये सिस्टम नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि बड़ी ये तो पीड़ा की बात है, बहुत गलत है ये। ईस्टर्न कैनाल वाली बात थी, चलिए मैं उसको अगर स्वीकार कर लेते तो कह सकते थे पानी राजस्थान में आ जाएगा और पानी की अब मंत्रालय तो बना दिया, मंत्री भी हमारे बना दिए, लेकिन निर्णय राजस्थान के पक्ष में नहीं किया। आप उसको दीक्षा जी कहो उनको कि राजस्थान के पक्ष में कुछ अच्छे निर्णय करें। दीक्षा जी तो कोशिश कर सकती हैं। चलिए मैं दीक्षा के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मैं दीक्षा जी आपसे ही जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट कार्ड हुआ, चलिए सारी बातें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको लगते हैं। जैसे पुरोहित साहब ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, और वो है, इसमें कोई बात नहीं, केवल हिंदुस्तान के सामने नहीं दुनिया के सामने है। श्याम जी ने जैसे कहा कि एक जल्दबाजी की गई और अभी तक तो सोच रहे हो आप किसी चीज के बारे में प्लानिंग करना, वो उपलब्धि में नहीं हो सकती। अभी तो आप सोच रहे हो कि हम ऐसे करने जा रहे हैं। चंद्रयान के बारे में भी जैसे नड्डा साहब ने बताया कि चंद्रयान हमारे 50 दिन की सफलता है। चंद्रयान 50 दिन की सफलता नहीं कह सकते। हाँ, ये बात ठीक है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमें सैल्यूट करना चाहिए उन वैज्ञानिकों को जो वास्तव में आज दुनिया में चौथे नंबर पे हमें स्थापित किया है। 100%। देखिए योगेंद्र जी, मैं एक सरकार, पहले हम भारतीय जनता पार्टी ने होकर देश के नागरिक होकर हम सब यहाँ बात करते हैं। एक सरकार का काम होता है अपने देश के हर नागरिक की जरूरत के हिसाब से उन्हें वो चीजें वो सब प्रोवाइड कराना। अगर हम बात करते हैं जल शक्ति की, पहले अभी श्याम जी ने कहा कि राष्ट्रवाद पर आप चुनाव जीते, तो या तो श्याम जी राष्ट्रवाद को बहुत हल्का मानते हैं, बहुत छोटी चीज है इनके लिए। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा अगर हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे और कोई भी दुश्मन देश आकर हम पे हमला कर जाएगा, तो क्या हम लोग, ऐसी सरकार चाहिए हम लोगों को। जनता ने अगर राष्ट्रवादी सरकार को चुना, एक राष्ट्र प्रेमी सरकार को चुना, तो क्या जनता ने गलत किया? तो आप जनता के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं कि क्या जनता ने गलत किया है। अरे भाई, आप पहले खुद सुरक्षित होंगे तब आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, और अभी भी भारत डेवलपिंग मोड पर है। तो इस चीज को हम क्यों नहीं मानते कि पिछली सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर रहा होगा, तभी तो भारत अभी भी आज भी स्टिल इट इज ऑन डेवलपिंग मोड। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय बनाने से क्या हो गया। जब हम लोगों को पता है नदियों को जोड़ने की बात हो, खेती के लिए किसानों को देने वाला पानी हो, इस तरीके से डिवाइडेड था। अब अगर हम जल की बात करें तो जल आज के समय का सबसे संवेदनशील मुद्दा इसलिए है, प्राकृतिक रूप से हम देखें अगर इसे, तो जो रेन हार्वेस्टिंग होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसका ओनली 8% पानी हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को मन की बात कार्यक्रम के तहत कहा और उनसे पूछा। आपने बोला ना कि हमारी सरकार, किस सरकार ने कहा कि हम फेल हो रही हैं? जिन सरकार ने 5 साल तक गरीबी मिटाओ का नारा दिया, उन्होंने वो नहीं कह रहे कि हम चोर हैं। जो चोर है वो नहीं कह रहे हम चोर हैं और हम तो काम कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि हम काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक प्रश्न लगने पर? तो वही जब जनता के बीच में जाकर मन की बात के माध्यम से उन्होंने पूछा कि आप लोग सुझाव दो और बताओ कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं, तो इसमें जनता को साथ में लिया, इसमें देश के सभी लोगों को साथ में लिया, हर पीढ़ी के लोगों को साथ में लिया, हर वर्ग के लोगों को साथ में लिया, हर जाति के लोगों को साथ में लिया। जब देश बनता है या जब घर परिवार बनता है योगेंद्र जी, तो हमारे पिताजी भी हमसे पूछते हैं, घर में 4 बेटे होते हैं तो उनको बुला के पूछा जाता है कि किस तरीके से योजना बनाएंगे, किस तरीके से हमें आयोजन करना है, इसको हम किस तरीके से बेहतरी से कर पाएंगे। इसी योजना को मोदी जी ने देश को परिवार मानते हुए लोगों से पूछा कि हम बताइए आप हमें कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, किन माध्यम से, और क्या माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा हम पानी को हार्वेस्ट कर पाए, क्या नई टेक्निक से, क्या नई तरीके, और क्या पुराने तरीके हैं जो हमसे चूक हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ करने की मंशा लेकर अगर आप सरकार चला रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि जनता आपसे ये पूछेगी या जनता ये बोलेगी कि ये सरकार हमारी नहीं है। जनता ने मान लिया कि ये सरकार हमारी है। दूसरी बात, हम सुरक्षा की बात करें, पानी की बात करें, अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। ओवरनाइट बेरोजगारी नहीं आएगी, ओवरनाइट जॉब्स नहीं आएंगे। जब आप किसी को रिटायर करोगे, समय से पहले रिटायर करोगे, तो नहीं आपको प्लेसमेंट्स भी देनी होंगी, नए जॉब्स भी आपको देने होंगे। तो वह योजनाएं सरकार लेके बैठी है, तो सरकार को पता है कि किस तरीके से चलाना है।
आप कहते हो कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या इस तरीके से। अरे अगर देश को चलाने के लिए हमें अच्छे संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो हम क्यों ना उन्हें अपनाएंगे। अगर हमें पैसे की जरूरत है, अगर हमें हमारी सरकार चलाने के लिए मैनेजमेंट, हमारे पिताजी को अगर बेटी की शादी करनी होती है, बहुत छोटा सा उदाहरण, तो वो अपने चाचा ताऊ या मामा से भी पैसे उधार लेकर आता है और घर में वो आयोजन होता है। मैं दूसरे सवाल नहीं कर, आप ही पास सर, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात दीक्षा जी जानना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कि देश में संसाधनों की अगर जरूरत होती तो उसे आगे बढ़ाने में पीपीपी मोड जानने में हर्ज क्या है। बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। तो मोड है, दुनिया चल रही है इसी के ऊपर। मैं तो सिर्फ आप ही को याद दिलाना चाहूंगा कि पीपीपी मोड और एफडीआई का बड़ा विरोध बीजेपी की ओर से ही था, बड़ा विरोध, बहुत बड़ा विरोध की मैं बात कर रहा हूं। तो आज आपको समझ में आ रही है कि पीपीपी मोड के, अब जिससे श्याम जी ने जो लगाया इल्जाम कि सरकार तो हर इल्जाम नहीं लगाया, वो इल्जाम नहीं लगा रहे, वो इल्जाम नहीं लगा रहे, प्रश्नवाचक लगाता है तो वो संदेहास्पद होता है और संदेह को दूर करना, जब मैं उत्तर दूंगी तो वो उनके जो इल्जाम है इल्जाम ही कहलाएंगे और उसका उत्तर जो मैं दूंगी वो होगा कि हम लोग किस तरीके से काम करें। तो वही मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, पीपीपी मोड का आप लोगों ने हमेशा विरोध किया, एफडीआई का 3 बार भारत बंद किया, आप स्वीकार कर रहे हो। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए आपने भाषण नहीं सुने नरेंद्र मोदी की जीएसटी मेरे यहाँ लागू नहीं करने दूंगा मैं। जब हम बात करते हैं देश के निर्माण की, देश को जब संभालने की बात करते हैं और जब उस जगह आके बैठते हैं तो तब हमें पता होता है कि हमें कैसे क्या करना है। मोदी जी ने जरूरत देखी और जरूरत के हिसाब से चीजों को संभाला, इसमें कोई गलत नहीं है। पहले की सरकार ठीक कर रही थी ना पीपीपी मोड पे जाके। अगर कर रही होती पिछली सरकार, जहां उन्हें पता होना चाहिए था कहाँ कैसे काम करना है, तो आज ये स्थिति आज नहीं होती। अब तक तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन हो चुका होता है, ये पानी के लिए कुछ अच्छा। एफडीआई आपके टाइम पे आया, वो बेहतर था, पिछली बार सरकार नहीं था, वो तो 28% लेके आ रहे थे, उसी में आपका विरोध था। मैं आपके पिछले प्रश्न का उत्तर देती फिर इसका दूंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार की काम करने की मंशा कैसे क्लियर होती है कि वो क्या कर रही है, तो वो दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट आज के टाइम पे इट्स मॉडर्न एरा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल एंड इंटरनेट। तो आज के जो जमाना है उसको आप छुपा करके कुछ काम करोगे ऐसा तो होता नहीं है। 2 मिनट पहले कुछ घोषणा हुई है, 2 मिनट बाद वो आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है। तो जो टेक्निकल जमाना है हमारा, उसमें सरकार अब जो पिछली सरकारों की तरह रहा है कि कर लिया तो पता नहीं चला और कितने घोटाले हो गए तो अब पता चल रहे, ऐसा नहीं है। अब अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो हैंड टू हैंड पता चलेगा और कुछ अच्छा हो रहा है। निवेश नहीं होता तो आज भारत की, आज आप भारत को वर्ल्ड वाइड लेवल पे सोचते हैं सुपर पावर और कितने हुए, कितने हो गया है। कितनी अच्छी कितनी खुशी की बात है। राजस्थान में कितना निवेश हुआ आपको बताया क्या? आप बीइंग जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, आप बीइंग जर्नलिस्ट, मैंने तो सुना और देखा अपने दिल पे आकर बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको लगता नहीं है कि आप आज सुरक्षित देश में कितने बम फूटे, कितने आतंकवादी हमले हुए और जो एक हुआ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए जनता ने चुना है। अगर आप राष्ट्रवाद को हल्का मानते हैं तो आप पे प्रश्न उठता है कि क्या आप देश के नागरिक नहीं है। करने के बाद कहाँ लेके जा रही हो आप? सुरक्षा व्यवस्था कहाँ लेके जा रही हो? आपने बोला एमपी ने काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी आपने सुरक्षा व्यवस्था में कितना पैसा बढ़ा दिया इस बजट में बताया। चलो आपने देश को बचा लिया, डेवलपिंग मोड देश को मैडम एक मिनट बात करते हैं, स्टेप है कि आप 1 मिनट बात करते हैं, काम करोगे 1 मिनट बात करते हैं, अच्छे से आप अपना काम आपने देश को बचा लिया, अब आगे बढ़िए ना। आगे बढ़ रहे हैं बार बार आप बार वो फिल्म के दिखा रहे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसका जवाब। बिल्कुल हम साथ में जाके, अच्छा मेरी बात मैडम, बिल्कुल पुरोहित जी हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर साथ में, और मैंने वोट दिया। आप किसी भी लोकल आगे तो बढ़िए उस एमपी से पूछिए, आप उस वहीं क्यों ठहरे हुए, आप वहां से आगे बढ़िए। प्रेशर है आप पे काम करने का, अब वो नहीं है कि अपने एसी रूम में बैठ करके किस बात का प्रेशर है बताइए। आज लोगों को बताइए किस बात का प्रेशर है। चलने के लिए बाधित कर दिया कि इस महीने आपको अपनी लोकसभा क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है, ज्यादा 350+ और आप चलकर 350 एमपी पर भी आप प्रेशर में है मैडम। तो पुरोहित जी वही तो मैं कह रही हूँ कि आप एमपी और डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैं कह रहा हूँ 350 एमपी होने के बाद, क्योंकि मोदी जी ने रोहित जी मैं तो आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, 350 एमपी होने के बाद आप कह रहे हो प्रेशर है, तो मैं धन्यवाद दूंगा यूपीए गवर्नमेंट को कि वो तो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में देश को चला रही, प्रधानमंत्री का कभी आर्थिक स्थिति डाउन नहीं होने दी, लोगों को डेडलाइन से पहले काम करने के लिए रोजगार खत्म नहीं होने दी। आप तो ये बताइए, आपको मोमेंट से पता चल रहा है कि कितना आपने काम किया, क्या स्टेटस है आज का, कैसे काम हो रहा है पिछले कार्यकाल में, बात को समझते हुए आप तो ये बताइए मैडम प्लीज, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आप तो पिछले कार्यकाल में जो दावा करते हो कि हमने 2 करोड़ युवाओं को स्किल के माध्यम से रोजगार दिया, ईमानदारी से
आपको You go on Google. प्लीज You मेरा go on Google मैं about गूगल that. की बात नहीं, गूगल तो स्पष्ट आ गूगल गया। लगा के वो तो देखा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो गूगल पे गूगल भी लगा हुआ है। स्वीकार कर लिया और इस बार उन्होंने खत्म ही कर दिया कि हम उसको एजुकेशन को औद्योगिक नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं तो मैडम, एक नवाचार स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कर आज पाए। नहीं मिला। 2 करोड़ अरे तो आप छोड़ो, सरकारी नौकरी आप की तरफ हिंदुस्तान में भाग 2 रहे हैं, लाख, आपको सक्षम बनाकर खड़ा किया आप जाए कि 2 लाख आपको के रोजगार दो, तो एक 2 लाख के नवाचार ऑन की रिकॉर्ड डेटा शुरुआत बता दीजिए मुझे। 2 लाख के आप गूगल जाके मैंने तो देख लिया गूगल पे, मैडम मैंने देख लिया गूगल पे। देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल ओवर देयर। मैं कह रहा हूँ आप तो आपके पार्टी में आज जाकर के गूगल पे मत जाओ, गूगल पे बहुत कुछ देखने को मिल गूगल जाता है। पे छोड़ो, आप तो एग्जैक्ट डाटा बताइए। भारतीय जनता पार्टी, देन यू विल सर्च इट आउट। नहीं दे पाए मैडम, नहीं दे आप पाए। करो ना। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, गूगल से डिफरेंट है। हमारी That's साइट it. जो है That's वो it. क्या कहते हैं कि भाई The गवर्नमेंट के thing साइट, is, गवर्नमेंट के साइट क्या है वो क्या कहते हैं, उस पर यकीन करे। गूगल पे क्या यकीन करना है। जनता को पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है एंड दे ऑल नो चलिए अबाउट हो गई आपकी बात पूरी। मेरा एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि एसी कमरों में अब सांसद नहीं बैठेंगे, यही हम चाहते हैं, सांसदों को एसी कमरे मत बैठने दीजिए सांसदों को। लेकिन ये तो कहिए कि पिछली बार कौन सा गांव आपने गोद लिया था, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, आपको ध्यान होगा एक बार। अरे सब सुन लीजिए, पहले मैं बोल लूं या आप बोल लो, अगर आपको मालूम चल गया तो मैं क्या बोलने वाला हूं। सुन लीजिए, एक बार सुनिए, सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए, जब ही उत्तर दे पाओगी। आपको बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है ये, आपके खुद के आंकड़े, गवर्नमेंट तो आप ही की जारी हुई है। 46% सांसदों ने गांव गोद लिए, 46, ठीक है। और राजस्थान का ले लीजिए, 25 सांसद आप ही की पार्टी के थे सारे के सारे, और 10 राज्यसभा के, 10 राज्यसभा के। चलिए राज्यसभा के कोई इश्यू नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं एमपी लेड का पैसा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो फंड मिलता है, आपको मालूम है उसका कितना खर्च हुआ है? मालूम है? नहीं हो तो मैं बता दूं। नहीं आप नहीं मैं तो जानना चाह रहा हूं आपका। मैं नहीं, आपने मुझे जो कहा कि एसी कमरों में नहीं बैठने देते मोदी जी, हाँ, मैं यही कर रहा हूं, मत बैठने दीजिए। उनको कहिए कि फंड को यूज करें, जो गांव गोद लेने के लिए प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया, 46% सांसदों ने गोद लिया है। आपको यही आपका जो प्रश्न है कि किस तरीके से नई योजनाओं के साथ उन्होंने एमपीज को बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बोला कि किस तरीके से आप गोद लेके डेवलपमेंट करेंगे, जो इसमें फेल हुए उनकी क्लास लगी और उनको इस बार फिर बाउंड किया मंत्री गया। बन गए उनमें से, मंत्री बन गए कर पा रहे हैं जिनका तो आप लोग मैडम चुनाव के दौरान, बोला था कि अब चुनाव के दौरान जिन सांसदों का, वो परफॉर्मेंस, मैडम सुनिए बात को, चुनाव के दौरान जिन सांसदों का गोद लिए गांवों में भयंकर विरोध किया गया, वो सांसद आपके माननीय मंत्री जी बन गए। देखिए ये सारी बातें मुझे तो अब तो मोदी जी पर भी लगता है कि शायद वही कहीं प्रभावित। मैं तो सिर्फ लेवल हुआ भी है 50 दिन चुनाव जीता है, वो किस योजनाओं के साथ जीता, जनता को पता है कि क्या क्या काम तो आपको पता है कैसे जीते। तो मुझे तो पता है, आपको भी पता है। मैं जयपुर में देख चुका हूं। वो ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मोदी ने साफ कहा कि सांसद के नाम पर वोट नहीं चाहिए, खुद के नाम पे मोदी के वोट। नाम पे वोट चाहिए। अब आपको पता है कि सांसद को पता पड़ गया कि मोदी के नाम से हम जीत क्या है, इसलिए आपको काम करने की जरूरत नहीं। अपने काम की बूते तो बनाए, काम के बदले नहीं, खुद के बलबूते ने किस बूते दीक्षा जी, पार्टी का कोई काम नहीं, मोदी जी के कहने से वोट दो और मोदी जी के खाते में वोट दो और मोदी जीतेंगे, हेडलाइन भाजपा जीतेगी, आप जिससे जीतेगा। आप जो वोट देंगे डायरेक्ट मुझे आएगा, उन्हें वोट दिया जाए। आप जो वोट देंगे वो डायरेक्ट मोदी को मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं है, मेंबर ऑफ आप सुन पार्लियामेंट काम लीजिए, कर रहे हैं। अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं है, अब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी जो विदेशी आधार पर देश का विकास करना चाहती है। FDI 100%। मैडम उसमें बदलाव हो रहा है, मैं हिसाब से बदलाव हो रहा है और उसी मैडम मैं एग्री हूँ, तो आप जब मैं एग्री हूँ कि जब ये व्यक्तिवादी सोच डेवलप की जा रही है हिंदुस्तान में, कहते थे वो गलत भी नहीं है, सरकार गलत कर रही है। व्यक्तिवादी सोच डेवलप करने के बाद में एक सवाल पूछो दीक्षा जी, फिर घबरा जाएंगे। व्यक्तिवादी दोनों साथ में मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिवादी की विरोध तो कर रहे थे नरेंद्र मोदी, कह रहे थे उनको ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री बनकर के मुझे यूपीए सरकार की योजनाओं को ही अनुसरण करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने 100% कर सरकार दिया। में है श्याम जी, अगर 100 बुराई और 2 अच्छाई, एजुकेशन में अगर पीपीपी बोर्ड लाओगे तो निश्चित से कह सकते हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। गरीब का बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा? सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो जो हम लोगों ने किस तो तरीके देखिए से ना, एमएलएज और एमपीज को अपने लोकल जो सरकारी स्कूल थे उसके डेवलपमेंट के लिए काम दिया था, पिछली बार भेजा था, इस बार क्या भी हुआ? प्रेशराइज क्या किया गया।
किस तरीके से हम स्कूल्स को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, और कहीं ना ऑडिट करा पाए क्या? आप सोशल ऑडिट कराइए, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। बात करते हैं एजुकेशन स्तर की, तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस तरीके से अब हम लोग राइट ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन एक्ट के साथ में काम करें। पहले से ही एजुकेशन एक्ट के लिए अब हम लोग काम करें, किस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि पहले से है। हमारे देश आप तो एजुकेशन फ्री कीजिए ना पूरी हिंदुस्तान के अंदर, कि शिक्षा पूरी फ्री मिलेगी। तो पिछली सरकारों ने नहीं किया। अभी सरकार सोच रही है इस बारे में कि शिक्षा नीति बना करके हम कैसे बाहर के बच्चों को अपने यहाँ लाएंगे और किस तरीके से फिर हम नया नवाचार करेंगे। 2022 तक का जो सपना आप कह रहे हैं कि 2022 तक क्यों गिरा रहे हैं, इसलिए गिरा रहे हैं कि ओवरनाइट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आज हो गया और कल आप उसको दिखा देंगे, लेकिन आपके पास योजनाएं बेहतर होगी, आपकी कार्य करने की शैली अच्छी होगी, आपके पास टीम होगी, आपकी मंशा अच्छी होगी, तो बेहतरी जरूर इस देश को एक अच्छी दिशा मिलेगी। ये देश जिस सपनों के लिए आप और हमने मोदी जी को चुना है, जनता ने देश की मोदी जी को चुना है, वसुंधरा सरकार जीती क्यों नहीं, उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह क्यों लगा, उनकी सरकार क्यों चली गई? जनता है, ये जनता ने चुना है ना, तो मानते चलो ना, आपके लोकतंत्र का मजा यही है। और लेकिन कांग्रेस की तरह बुरी हालत में नहीं है आज कांग्रेस की तरह यहाँ पे भाजपा एक प्रचंड बहुमत के साथ है, विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री है, सदन में किस तरीके से आज हर एक मुद्दे को उठाया जाता है, हर एक दुर्घटना को उठाया जाता है, वही बैठा हूँ, मैं वही बैठता हूँ। बिल्कुल आप बैठते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, रोज टीवी में सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या किसानों के साथ कांग्रेस ने न्याय किया, क्या युवाओं के साथ न्याय किया, बलात्कारों की रेशो कम नहीं हो रहा है, कितना डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एक दिन में 2-3 साल के बच्चों के साथ अनेक बलात्कार हो रहे हैं। तो फिर आप अगर बात करते हैं कि क्यों वसुंधरा सरकार नहीं आई, लेकिन ऐसी बुरी स्थिति नहीं, एक अच्छी क्वांटिटी में हम लोगों के एमएलए अंदर बैठे, इसीलिए बैठे कि जो जनता ने चुन के अंदर सब आते हैं। दिशा जी, मेरा ये मानना है, हालांकि देखो मुद्दा हमारा 50 दिन का था, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अदर पार्टीज हो, रेप केसेस, महिलाओं के प्रति अपराध, ये मुझे लगता है, एक बार सुन लीजिए तो यार, पहले पूरी बात तो सुन लो आप। ये आई थिंक कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है, किसी भी पार्टी, किसी सरकार, ये मानसिक सोच कैसे बदल सकती है, मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उनके वक्त ये हुआ था, हमारे वक्त ये हुआ था। ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि जिस तरह से आदमी की मानसिकता का संतुलन बिगड़ रहा है इस तरह के केसेस में, वो एक बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट किसी की भी हो सकती है, तो ये एक राजनीति का मुझे नहीं लगता है कोई प्लेटफॉर्म में कि इस पे चर्चा होनी चाहिए कि साहब उनके वक्त इतने रेप केस थे, हमारे वक्त ये हुए, हमने फांसी की सजा मुकर्रर की, इन्होंने लगाई नहीं, तो ये कोई इश्यू नहीं है। खैर 50 दिन की बात थी, 50 दिन की बात 50 साल से जुड़ी, इस वजह से हमने इस मुद्दे को रखा कि ऐसा क्या किया 50 दिन में जो 50 साल से उसकी तुलना की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो यही कहूंगा कि 50 दिन में एक हो सकता है कि एक चर्चाओं में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए 50 दिन में नड्डा साहब वो छाप अपनी नहीं छोड़ पाए जो दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि हाँ 50 दिन हमने बहुत प्रचंड काम इस तरह का किया। आप जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं बैठ करके, वो सारे आपके मैनिफेस्टो में, कुछ आपके बजट में है, कुछ चीजों को आपने ये भी कह दिया है कि ये उपलब्धि 50 दिन की है, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। चंद्रयान अगर 50 दिन में जाने लगे तो मुझे लगता है ये डोसा का जुगाड़ नहीं है कि आप 50 दिन में रेडी करके उसको ऊपर भेज दोगे। ये बहुत बड़ी वो है, सैल्यूट करना चाहे गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने हमारे मंसूबों को बिल्कुल एक परवान दिया, एक पंख दिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक इस पीरियड में हुई है, शुभकामनाएं। बट 50 दिन सिर्फ इसी वजह से कहे जा सकते हैं या 50 दिन को 50 साल से तुलना करना एक राजनीतिक सगुफा हो सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।